हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है जल संरक्षण और उसकी तकनीक। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जल संरक्षण की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण किसे कहते हैं? इसका मतलब देखें तो व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकना और उपयोग में लिए जाने वाले पानी के आवश्यकता अनुसार और सीमित उपयोग करना ही हमारा जल संरक्षण और जल प्रबंधन कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे कि जल संरक्षण या फिर जल प्रबंधन किसे कहते हैं? कि व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकना और उपयोग में लिए जाने वाले पानी का तो आवश्यकता अनुसार और सीमित उपयोग करना ही हमारा क्या जल संरक्षण या फिर जल प्रबंधन कहलाता है। अब हम देखेंगे जल संरक्षण की कौन-कौन सी तकनीकें हैं। तो जल संरक्षण की तकनीकों को मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा जाता है। जो हमारे जल संरक्षण की तकनीकें हैं, उनको क्या है मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा जाता है। और वो 2 भाग कौन-कौन से हैं? एक तो होती है हमारी आधुनिक जल तकनीकें, एक हमारी जो प्राचीन काल से हमारी चली आ रही है, लंबे समय से जो राजस्थान के अंदर चली आ रही है, उन जल तकनीकों की बात करेंगे। सबसे पहले आधुनिक जल तकनीकों की बात करें, तो वर्तमान समय में क्या बड़े स्तर पर जल संरक्षण सिंचाई के लिए इन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। जैसे हमारे बांध बनाए जाते हैं, नहरें बनाई जाती है, बूंद-बूंद और फव्वारा तकनीक जो हमारा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसका उपयोग किया जाता है। डिग्गी तकनीक है, इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी हमारी कौन-सी परंपरागत तकनीकें थी। कौन-सी परंपरागत तकनीकें थी? तो राजस्थान में प्राचीन काल से ही वर्षा जल को सहेजने के लिए स्थानीय जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनके अनुसार नई-नई कई तकनीकें विकसित की गई थी। बात करें उन तकनीकों की कौन-कौन सी तकनीकें थी। जैसे एक तकनीक थी हमारी नाड़ी तकनीक। नाड़ी की बात करें तो नाड़ी क्या होता है? एक तरह का तालाब होता है। क्या? नाड़ी क्या होता है? एक तरह का तालाब होता है जिसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। और ये तकनीकें मुख्यतः हमारे पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। कौन-सी? नाड़ी तकनीक हमारे कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहली नाड़ी का निर्माण हमारे 1520 में किया गया था। कब किया गया था? 1520 में पहली नाड़ी का निर्माण किया गया था। फिर दूसरी तकनीक की बात करें, दूसरी तकनीक आती है हमारी कौन-सी? टोबा तकनीक। टोबा की बात करें तो नाड़ी से अधिक गहरा जल संरक्षण स्रोत होता है। जैसे तालाब तो क्या है? नाड़ी होता है, छोटा तालाब। अब उसको यदि और भी ज़्यादा गहरा कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? टोबा कहेंगे। और इसमें हमारा संग्रहित वर्षा का जल का उपयोग मुख्य रूप से हमारा पेयजल और सीमित सिंचाई के लिए किया जाता है। इसमें जो हमारा बरसात का जल इकट्ठा होगा, तो उस पानी का उपयोग हम क्या पेयजल और सीमित सिंचाई के लिए करेंगे। तो हमारी नाड़ी तो क्या छोटा तालाब, कम गहरा तालाब और उसे ज़्यादा गहरा कर दिया जाए, तो उसे टोबा कहेंगे। फिर आती है हमारी कौन-सी? बावड़ी। बावड़ी की बात करें, तो बावड़ी क्या होती है? गोलाकार भी हो सकती है, कलात्मक और सीढ़ीनुमा कुएँ होते हैं। कैसे कुएँ? जिनमें के सीढ़ी के माध्यम से नीचे जल के तल तक पहुँचा जाता है। किसके माध्यम से? सीढ़ी के माध्यम से। और ये हमारे मुख्यतः भूमिगत जल और वर्षा जल पर निर्भर करते हैं हमारी कौन-सी? बावड़ियाँ। बूंदी की बात करें तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बूंदी में सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ स्थित है। इसलिए बूंदी को क्या बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। बात करें राजस्थान में कौन-कौन सी बावड़ियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनकी बात करें राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों की बात करें, तो दूध बावड़ी है जो हमारे सिरोही में है। 9 मंजिला बावड़ी है जो नीमराणा अलवर में है। लाहिनी बावड़ी है जो हमारे कहाँ सिरोही में। नवलखा बावड़ी हमारे डूंगरपुर में। भूत बावड़ी हमारे जोधपुर वाराणसी में। अनारकली बावड़ी हमारी बूंदी में। त्रिमुखी बावड़ी हमारे उदयपुर में। रानी जी की बावड़ी हमारी बूंदी में। गुलाब बावड़ी हमारी बूंदी में। चांद बावड़ी हमारे दौसा में है। आप इसे याद रखेंगे। छोटी और बड़ी बावड़ी हमारी दौसा में। हाड़ी रानी की बावड़ी हमारी टोडा राय सिंह हमारी केकड़ी टोंक में। बंगाली बाबा की बावड़ी हमारी जयपुर में और काला हनुमान जी की बावड़ी हमारी जयपुर में है। तो इस तरह हमने देखा कि बहुत सारी बावड़ियां जो हमारे राजस्थान के अंदर है। बात करें अगला जो जल स्रोत है उसकी, तो वो था हमारा कौन सा? झालरा। झालरा की बात करें तो ये जल संरक्षण के लिए निर्मित एक आयताकार कुंड होता है। कैसा होता है? एक आयताकार कुंड होता है। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए, जिसमें 3 और सीढ़ियां होती है। झालरे में क्या 3 और सीढ़ियां होती है, एक तरफ दीवार होती है। और ये सामान्यतः किसी झील या तालाब के निकट होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई झील या तालाब है और उसके पास में क्या इस तरह से बना दिया जाता है, इस तरह से बना दिया जाता है। इसमें एक तरफ तो दीवार होती है और इसमें 1, 2, 3 इधर हमारी सीढ़ियाँ होती है, जिसमें हमारे क्या तालाब या झील से पानी रिस-रिस कर हमारे झालरे में आ जाता है। तो जिसके पानी का उपयोग हमारे पेयजल के रूप में नहीं होता, बल्कि हमारे किस में होता है? धार्मिक रीति-रिवाज़ों और स्नान के लिए किया जाता है। किसका? झालरे का उपयोग। और ये हमारे किसके पास होता है? किसी नदी, झील या फिर तालाब के निकट होता है, जिससे हमारे नदी, तालाब या झील का पानी रिस-रिस कर झालरे में आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल हमारा तूर जी का झालरा हमारा कहाँ है? जोधपुर में। किसका? तूर जी का झालरा हमारा कहाँ है? जोधपुर में स्थित है।
फिर बात आती है हमारी खड़ीन की। खड़ीन क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, किसके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में 15वीं सदी में हमारे जल संग्रहण के लिए बनाई गई जो अस्थायी झीलें थी, उनको खड़ीन कहा जाता है। तो जल संग्रहण के लिए बनाई गई जो अस्थायी झीलें थी, उन्हें क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। और खड़ीन की बात करें तो सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाई जाती है और लगभग कितनी 500 से अधिक खड़ीनें हैं हमारे कहाँ? जैसलमेर में। और ये हमारे किसके द्वारा बनाई गई थी? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनवाई गई थी। कब से? 15वीं सदी से। फिर बात करें हमारे बैरी या कुई की। बैरी या कुई की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे हमारे जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में हमारे जल संग्रहण के लिए बनाए गए छोटे गोलाकार और सम आकार के जो कम आकार के जो गड्ढे होते हैं, लगभग 10 से 12 मीटर के, उन्हें बेरी या कुई कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि जैसे ये कोई तालाब है, तालाब के पास में क्या छोटे छोटे कुएं बना देंगे, क्या छोटे छोटे बेरी या कुई बना देंगे, जिसमें हमारे क्या तालाब से यहाँ से रिस रिस कर कुएं में पानी आता रहता है। ये छोटे-छोटे कुएँ जो 10 से 12 मीटर के होते हैं, इनमें क्या साफ पानी होता है और पीने का पानी होता है, इसी वजह से छोटे-छोटे कुएँ बनाते हैं। तो यही हमारी बेरी या कुई कहलाती है। और ये जल के लिए निकटतम तालाब या जोड़ से रिसाव पर निर्भर करते हैं, वहाँ से रिसाव के बाद में इनमें पानी आता है। फिर टाँका या कुंड की बात करें, टाँका या कुंड की बात करें तो इसका निर्माण हमारा मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से किया जाता है। किसके लिए? पेयजल के उद्देश्य से किया जाता है टाँका या कुंड का। तो इस उद्देश्य से घरों के आंगन या सार्वजनिक स्थानों पे किया जाता है हमारा टाँका या कुंड का इस्तेमाल। बात करें इसमें, तो इसमें हमारी क्या है, ये संग्रहित जो वर्षा जल है, उसको स्थानीय भाषा में पालर पानी कहते हैं। जिसमें जो हमारे वर्षा का जल इकट्ठा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? पालर पानी कहेंगे। और जल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए इसे ऊपर से ढक दिया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए, जो हमारे जल संरक्षण की जितनी भी तकनीकें, तो ऐसा कौन-सा जल संरक्षण की तकनीक है, जो ऊपर से ढका हुआ रहता है? तो ढका हुआ हमारा टाँका या कुंड होता है। फिर आता है जोहड़। जोहड़ की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ढाल की ओर, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ढाल की ओर बहता हुआ जल, जो वर्षा जल है, जिस निम्न भूमि या गड्ढे में एकत्रित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जोहड़ कहते हैं। और ये तकनीक हमारे शेखावटी क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सी? जोहड़ की तकनीक, जहां इन्हें क्या पानी के कच्चे कुएं भी कहा जाता है। जोहड़ों को क्या कहते हैं? पानी के कच्चे कुएं भी कहते हैं। फिर आता है तालाब। तालाब की बात करें तो एक कृत्रिम या फिर प्राकृतिक जलाशय होते हैं। तालाब क्या होते हैं? या तो कृत्रिम होते हैं या फिर प्राकृतिक जलाशय होते हैं, जिनका विस्तार क्या है? 1 वर्ग मीटर से 2 हेक्टेयर तक होता है। क्या 1 वर्ग मीटर से 2 हेक्टेयर तक इनका विस्तार होता है। और इनमें क्या कम से वर्ष में क्या कम से कम 4 माह तक जल उपलब्ध रहता है। तालाब में बात करें तो 1 साल में कम से कम कितना 4-4 महीने तक इसमें पानी इकट्ठा रहता है। ऐसा नहीं है तालाब कुछ ही समय के लिए रहता है। अगला जल संरक्षण की तकनीक आती है हमारी। सबसे पहले तालाब की और बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में क्या तालाबों में से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है? भीलवाड़ा और पाली में हमारे तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। और राज्य का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? मांडल तालाब, जो कहाँ हमारे भीलवाड़ा में। आप इसे याद रखेंगे, भीलवाड़ा का जो मांडल तालाब है, ये सबसे बड़ा तालाब है। राजस्थान के प्रमुख तालाबों की बात करें तो कौन कौन से तालाब है राजस्थान के? तो जैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर है, वहां पे कौन कौन से तालाब है? पदम तालाब, जंगली तालाब, काला तालाब, सुख तालाब। आप इसे याद रखें कहाँ है? सब माधोपुर में। तो हमारे ये जो पदम तालाब है, इसी में हमारी जो रंग देवी थी, जो हमारे क्या रणथंभौर के राजा थे, उन्होंने क्या जो जोहर किया था, तो जोहर हमारे क्या पद्म तालाब में ही किया था। किसने? रंग देवी ने। आप इसे याद रखेंगे, किसने किया था? रंग देवी ने। जो रणथंभौर का पहला साका हुआ था 1301 के अंदर, उसमें हमारे जो पद्म रंग देवी थी, उन्होंने पद्म तालाब में ही कूदकर जान दी थी, जिसे हमारे जल जोहर कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। जिसमें हमारे केसरी किसने किया था? केसरी हमारे हमीर देव चौहान ने किया था। फिर बात करें भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में कौन-कौन से तालाब है? एक तो हमारा सरीरी तालाब, मांडल तालाब, खारा तालाब। मांडल तालाब के बारे में हमने देख लिया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब कौन-सा हमारा? मांडल तालाब। फिर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में हमारे पदमसर, रानीसर तालाब है। तो सर का मतलब भी वैसे भी तालाब होता है, जिस शब्द के आगे सर लग जाता है, सर का मतलब जल स्रोत मतलब तालाब होता है। तो पदमसर और रानीसर तालाब कहाँ है? जोधपुर में। इसके बाद आते हैं हमारे कौन सी? झील। झील की बात करें तो वर्षा जल या नदी जल, कौन सा? वर्षा जल या फिर नदी जल से निर्मित बड़े जल बेसिन, जो हमारे मुख्यतः चारों ओर स्थलीय भाग से घिरे रहते हैं। ऐसे जल बेसिन जो मुख्यतः क्या चारों ओर से स्थलीय भाग से घिरे रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? झील कहते हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा झीलें कहाँ? उदयपुर में, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। पूरे देश में तो इस तरह सोचते होंगे कि जैसे राजस्थान क्या है, मरुस्थल वाला क्षेत्र है और यहाँ पानी की कमी है, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि झीलों की नगरी जो उदयपुर है, वो राजस्थान में ही है। अब बात करें इससे संबंधित कौन-कौन सी और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और योजनाएँ, उनकी बात करें जल संरक्षण से संबंधित। तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा? जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा की बात करें
तो जोहड़ पद्धति को पुनर्जीवित करने का श्रेय, क्या जो जोहड़ पद्धति थी हमारी झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र की, तो ये क्या है बहुत लंबे समय तक क्या अप्रचलित हो गई थी। तो इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने का श्रेय अलवर के श्री राजेंद्र सिंह को जाता है। किसके? अलवर के श्री राजेंद्र सिंह को इसका श्रेय जाता है। और इन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किससे? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिर तरुण भारत संघ की बात करें तो ये हमारी क्या है एक एनजीओ है, जो गैर सरकारी संगठन है। कौन सा? हमारे तरुण भारत संघ, जिसकी स्थापना 1975 में जयपुर में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? राजेंद्र सिंह। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जोहड़ बना के जल संरक्षण करना, जिन्हें क्या कहते हैं? जोहड़ वाले बाबा। फिर नेहटा या नेस्टा की बात करें तो नाड़ी या तालाब के भर जाने पर, क्या नाड़ी, जब नाड़ी या फिर तालाब क्या है भर जाता है, तो उसका जो अतिरिक्त जल है उसकी निकासी के लिए बनाई गई जो पाइप या नाली होती है उसे नेहड़ा या नेस्टा कहते हैं। एक पाइप या नाली के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे पाइप या फिर नेहड़ा या नेस्टा कहते हैं। फिर एक परियोजना चल रही थी बहुत लंबे समय से, 2001 से परियोजना चल रही थी। परियोजना का नाम है राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। तो बात करें कब से? 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2016 में इसको दोबारा से शुरू किया गया था। बात करें इसमें पैसे की, तो इसमें पैसे हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देती है। केंद्र सरकार 60%, 40% राज्य सरकार के अनुपात में दोनों के दोनों पैसे देते हैं। और बात करें नाम में साफ-साफ बताया गया है इसका उपयोग इसमें क्या किया जाएगा? इसमें राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारी झीलों का संरक्षण किया जाएगा। तो इस परियोजना में राजस्थान की कितनी 6 झीलें शामिल है। कितनी? 6 झीलें शामिल है। और वो 6 झीलें कौन-कौन सी है? हमारी उदयपुर की 2 है, फतेह सागर और पिछोला। उदयपुर की 2 है, कौन-कौन सी? फतेह सागर और पिछोला। आप इसे याद रखेंगे। अजमेर की भी 2 है, आना सागर और पुष्कर। जो फेमस है उसी की बात कर रहे हैं। नक्की झील हमारे माउंट आबू की और मानसागर झील हमारी जयपुर की। मानसागर झील में हमारे जल महल स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। मानसागर झील में हमारे क्या है? जल महल स्थित है। जो 6 झील है, 6 झीलों की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय झील संरक्षण जो परियोजना है उसमें हमारे राजस्थान की ये 6 झीलें शामिल की गई है। फिर बात करें आधुनिक विधियों की, जो हमारे पहले तो हमने प्राचीन विधियां देख ली, अब आधुनिक विधियों की बात करें जल संरक्षण की। इसमें एक आती है हमारी कौन सी? डैम या बांध परियोजना। कौन सी? डैम या बांध परियोजना की बात करें तो परिभाषा क्या है? तो बहते हुए व्यर्थ जल को रोक के, या बहते हुए व्यर्थ पानी को रोक के विभिन्न उद्देश्य जैसे में सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, इन सबको पूरा करने के लिए डैम या बांध का निर्माण किया जाता है। किसके लिए? सिंचाई के लिए भी, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, इन सबको पूरा करने के लिए बांध या डैम का इस्तेमाल या निर्माण किया जाता है। निर्माण की बात करें, निर्माण क्या? नहर की बात करें जिसे कैनाल कहते हैं। राजस्थान में नहरों का सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? नहरों के माध्यम से। हमारे श्री गंगानगर में नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। इसी वजह से उस क्षेत्र में हमें सेम की समस्या भी देखने को मिलती है। और सेम की समस्या वो समस्या है जो हमारे अधिक जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे हमारे क्या पानी की वजह से क्या है कि दलदली भूमि हो जाती है, वही हमारी क्या सेम की समस्या कहलाती है। फिर बात करें फव्वारा सिंचाई की, तो फव्वारा या बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक की बात करें जिसे ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। अनिवार्यता की बात करें तो राजस्थान में जो नर्मदा नहर परियोजना क्षेत्र है, जो हमारे जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में नर्मदा नहर से पानी आ रहा है, तो इस तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। कहाँ पे? हमारे नर्मदा नहर परियोजना में। और ये जो तकनीक है ये हमारी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक हमारे इजराइल देश से ग्रहण की गई है। कौन सी? फव्वारा ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर बात करें डिग्गी, डिग्गी की बात करें, डिग्गी क्या है? तो ये उत्तरी राजस्थान, खासकर देखें तो हमारे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरों पर जो निर्मित कृत्रिम कुंड होते हैं, या नहरों पर निर्मित कृत्रिम कुंड होते हैं, जिनका निर्माण मुख्यतः खेतों में सिंचाई के लिए, जल भंडारण के लिए किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिग्गी कहते हैं। एक छोटा सा कुंड बना दिया जाता है, उसमें नहर के माध्यम से पानी भर दिया जाता है और उससे हमारे क्या सिंचाई की जाती है। अब बात करें जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी नीतियां और कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, उनकी बात करें तो एक नीति आती है हमारी कौन सी? राजस्थान राज्य जल नीति। कौन सी नीति है? राजस्थान राज्य जल नीति की बात करें तो ये कब लागू हुई? ये हमारा 18 फरवरी 2010 को राजस्थान राज्य जल नीति लागू हुई थी। बात करें इसमें हमारी राज्य जल नीति में किस किस को कैसे कैसे प्राथमिकता दी गई है, तो इस नीति के अनुसार जल उपलब्धता की प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार से रखा गया है कि यदि मनुष्य को पानी मिलेगा तो पहला काम वो क्या करेगा? पेयजल में उसको काम मिलेगा। किस मिलेगा? पेयजल में। फिर दूसरा काम लेगा पशु के पेयजल में, खुद पहले तो मानव खुद पानी पिएगा, फिर पानी बचेगा तो किसमें काम मिलेगा? पशुओं के पेयजल में। तीसरा, यदि फिर भी पानी बचता है तो वह घरेलू कार्य में पानी को काम मिलेगा, और फिर भी बचता पानी तभी वह कृषि कार्य में उस पानी को काम में लेगा। नहीं तो प्राथमिक या शुरू में क्या कृषि कार्य में पानी काम में नहीं ले सकते। बात करें राज्य बजट की, तो राज्य बजट हमारा 2026-27 है। इसमें भी कहा गया है कि हम एक राज्य जल नीति लेके आएंगे, एक और नई राज्य जल नीति लाएंगे।
फिर एक और नीति आती है हमारे राजस्थान राज्य सीवेज एवं अपशिष्ट जल नीति। क्या हमारे राजस्थान राज्य सीवेज और अपशिष्ट जल नीति की बात करें तो पहली नीति कब आई थी? हमारे अगस्त 2016 में इसे लागू किया गया था। दूसरी नीति की बात करें तो 31 अगस्त 2025 में दूसरी नीति को लागू किया गया था। नीति का नाम है हमारे राजस्थान राज्य सीवेज एवं अपशिष्ट जल नीति। फिर अधिनियम आता है हमारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। क्या? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। यह अधिनियम हमारा 1974 में लागू कर दिया गया था। कब? 1974 में इसे लागू किया गया था। फिर बात करें भूमिगत जल संसाधन मूल्यांकन, ये हमारे 2024 का है। भूमिगत जल संसाधन मूल्यांकन की बात करें तो राजस्थान में टोटल कितने 302 ब्लॉक है। कितने? 302 ब्लॉक है। उनकी स्थिति देख लेते हैं हमारे राजस्थान की। किसके अनुसार? भूमिगत जल संसाधन मूल्यांकन के अनुसार। जिसमें हमारे अतिदोहित क्षेत्र ओवर एक्सप्लॉइटेड हमारे कितने 214 ब्लॉक हैं। कितने? 214 ब्लॉक हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड है। 27 ब्लॉक की बात करें तो गंभीर या विषम मतलब क्रिटिकल क्षेत्र में है। 21 ब्लॉक की बात करें तो अर्ध गंभीर या अर्ध विषम है मतलब सेमी क्रिटिकल है। 37 ब्लॉकों की बात करें तो सेफ है मतलब सुरक्षित है। 3 ब्लॉक की बात करें तो लवणीय क्षेत्र से ग्रसित है। और 3 ब्लॉक कहाँ हमारे? बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर ये तीनों ब्लॉक है। तो इस तरह देखें हमने 302 ब्लॉक के बारे में देख लिया। 302 ब्लॉक की राजस्थान की क्या स्थिति है? कहाँ किसके अनुसार? भूमि के जल संसाधन मूल्यांकन के अनुसार। अब बात करें जल संरक्षण से संबंधित कौन-कौन से अभियान और योजनाएं चलाई जा रही है, इसकी बात करें। एक हमारा अभियान चलता है जल शक्ति अभियान। कौन-सा? जल शक्ति अभियान की बात करें जिसे कैच द रेन अभियान भी कहते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2019 को। कब? 1 जुलाई 2019 को हमारे कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई थी। संचालन की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय जो भारत सरकार का है इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है। फिर हमारा पारंपरिक और अन्य जल निकाय है या फिर टैंक है उनका नवीनीकरण इसका दूसरा उद्देश्य है। तो पहला तो हमारा क्या है? जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है पारंपरिक और अन्य जल निकाय जो टैंक है इनका नवीनीकरण करना। तीसरा हमारा उद्देश्य है इसका बोरवेलों का पुनर्भरण, रिचार्ज और पुनः उपयोग करना। बोरवेलों का पुनर्भरण और पुनः उपयोग करना। और वाटरशेड विकास मतलब जल संभर विकास और गहन वनीकरण इसका उद्देश्य है। तो इस तरह हमने इसके 4 उद्देश्य देख लिए। फिर आता है जल जीवन मिशन जिसे हर घर जल भी कहते हैं। हर घर जल, हर नल जल मतलब नल से घर के अंदर जल। यही हमारे क्या जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत हमारे 15 अगस्त 2019 से की गई थी। कब से? 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी जल जीवन मिशन की। इसका नोडल मंत्रालय कौन-सा होगा? जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करें तो 2024 तक, कब तक? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना हमारे जल जीवन मिशन का उद्देश्य था। जिसमें हमारे प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन जल उपलब्ध सुनिश्चित कराना था। कितना? 55 लीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था। वर्तमान में जो कार्यक्रम है, इसकी अवधि बढ़ा के कब तक? 2028 तक कर दी गई है, जबकि हमारे ये 2024 तक इसकी अवधि थी, जिसे बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। पैसे खर्चे की बात करें, तो पैसे खर्चे की बात करें तो सामान्य राज्य होंगे, जैसे राजस्थान इसी में आता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों में आधा-आधा पैसा बँटेगा, 50-50% केंद्र और राज्य दोनों पैसे देंगे। उत्तरी पूर्वी या पहाड़ी राज्य हैं, उनकी बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच में और 90-10 के अनुपात में पैसा बटेगा। किसके अनुपात में? 90-10 के अनुपात में पैसा बटेगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 100% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेशों में। ये तो 100% जैसे समझने वाली बात है। फिर एक योजना आती है हमारी स्वजल धारा योजना। योजना का नाम है स्वजल धारा योजना की बात करें, तो इसकी शुरुआत हमारे 2002 में की गई थी। कब? 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी हमारी? 2002 में। योजना का नाम है स्वजल धारा योजना। फिर बात करें अटल भूजल योजना। योजना का नाम क्या है? अटल भूजल योजना। शुरुआत की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी और ये हमारे पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना हमारी क्या है? हमारी 31 मार्च 2025 तक चली। ये वैसी पंचवर्षीय योजना नहीं जो हमारी योजनाएँ के द्वारा चलाई जाती है, बल्कि ये है हमारे 5 साल के लिए बनाई गई, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहेंगे। तो अटल भूजल योजना हमारी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक चलती है। पैसे की बात करें तो इसमें और भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों 50-50% फंड दे रहे हैं। कितना? आधा-आधा कितना? विश्व बैंक 50% और भारत सरकार 50% पैसा दे रही है। विस्तार की बात करें तो देश के 7 राज्य कौन-कौन से? हरियाणा, गुजरात,
कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और एमपी इनमें शुरू की गई कौन-सी योजना? अटल भूजल योजना। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो इसमें राजस्थान के 17 जिलों की जो 38 पंचायत समिति या ब्लॉक्स हैं, उन और 1132 ग्राम पंचायत है, उनको शामिल किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। 17 जिलों की 38 ग्राम पंचायत पंचायत समितियों और 1132 ग्राम पंचायतों को इसके अंदर अटल भूजल योजना में शामिल किया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है? सामूहिक रूप से या सामुदायिक भागीदारी से, ये सामूहिक या सामुदायिक भागीदारी से जो गिरता हुआ भूजल स्तर है, उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका नोडल विभाग किसे बनाया गया है? भूजल विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। अगली योजना आती है हमारी कौन सी? राजीव गांधी जल संचय योजना। योजना का नाम क्या है? राजीव गांधी जल संचय योजना की बात करें, शुरुआत की बात करें तो पहला चरण शुरुआत की बात करें तो 20 अगस्त 2019 को इसका शुरुआत की गई थी। दूसरे चरण की बात करें तो 22 मार्च 2023 को, तब 22 मार्च 2023 को दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संग्रहण, संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और कृषि योग्य क्षेत्रों में वृद्धि करना, ये हमारे क्या राजीव गांधी जल संचय योजना के उद्देश्य हैं। अब हम बात करेंगे जल स्वावलंबन अभियान या जल स्वावलंबन अभियान की बात करें प्रथम की, तो शुरुआत की बात करें तो 27 जनवरी 2016 को, कब? 27 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? गर्दनखेड़ी हमारी झालावाड़ से, गर्दनखेड़ी झालावाड़ से इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 27 जनवरी 2016 से। उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, कुओं के जल स्तर में क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब और कुओं के जल स्तर में सुधार करने के लिए, तलाबों के विस्तार के लिए और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारे जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। चरणों की बात करें तो हमारे 4 चरणों में लाया गया है हमारे जल स्वावलंबन अभियान। कितने चरणों में? 4 चरणों में लाया गया है। पहले चरण की बात करें तो पहला चरण हमारे 27 जनवरी 2016 को, दूसरा 9 दिसंबर 2016 को, तीसरा हमारे 9 दिसंबर 2017 को और चौथा हमारा 3 अक्टूबर 2018 को किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे 4 चरणों में लाया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब और कुओं के जल स्तर में सुधार करना, चारागाहों का विस्तार करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला अभियान आता है हमारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 जीएमएसए 2.0 की बात करें, इसकी शुरुआत कब की गई? बजट हमारे 2024-25 में इसको घोषित किया गया था। किसके? 2024-25 के बजट में इसको घोषित किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है अगले 4 वर्षों में, कितने? 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में, कितने? 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संरचनाओं का निर्माण करना है। 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संरचनाओं का निर्माण करना, कब? अगले 4 वर्षों में। जिसके लिए पैसा कितना खर्च किया जाएगा? इसके लिए बजट रखा गया है 11,200 करोड़। ये कितना? 11,200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उद्देश्य की बात करें तो भूजल स्तर को बढ़ाना, जल आपूर्ति सुनिश्चित करना और हरित क्षेत्र मतलब ग्रीन कवर को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चरणबद्ध लक्ष्य की बात करें, किसके? चरणबद्ध लक्ष्य की बात करें तो पहले चरण में मतलब 31 मार्च 2026 तक 5,135 गाँव, दूसरे चरण में मतलब 30 जो जून है 2026 तक 4,746 गाँव, तीसरे चरण में हमारे 30 जून 2027 तक की बात करें तो 5,000 गाँव और चौथे चरण की बात करें तो 30 जून 2028 तक 5,109 19 गाँव, इनको पूरा करने की बात की गई है। जिसमें हमारे क्या भूजल स्तर को बढ़ाया जाएगा, जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और ग्रीन कवर मतलब हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इतने गाँवों को शामिल किया जाएगा। एक और अभियान है, अभियान का नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। या कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की बात करें, इसकी शुरुआत हमारे 15 जनवरी 2025 को की गई थी। कब की गई? 15 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत की गई। अभियान का नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। हमारा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। प्रेरणा की बात करें तो ये अभियान हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 6 सितंबर 2024 को शुरू किया गया था। कब? 6 सितंबर 2024 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। हमारा जल संचय जन भागीदारी अभियान से प्रेरित है। ये जो अभियान है किससे प्रेरित है? ये हमारा जल संचय जन भागीदारी अभियान से प्रेरित है। सहयोग की बात करें तो भामाशाह, प्रवासी राजस्थानी और हमारे क्राउड फंडिंग, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर, इनके द्वारा पैसा दिया जाएगा किसमें? कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। जिसका लक्ष्य क्या है? जिसका लक्ष्य है अगले 4 वर्षों तक, जिसका लक्ष्य क्या है? अगले 4 वर्षों तक राज्य के 41 जिलों की, अगले 4 वर्षों तक राज्य के 41 जिलों की लगभग 11,195 ग्राम पंचायतों में, कितनी? 11,195 ग्राम पंचायतों में कुल 45,000 जो भूजल पुनर्भरण मतलब रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य ये लक्ष्य क्या है हमारे? अगले आने वाले 4 वर्षों में राज्य के 41 जिलों की लगभग 11,195 जो ग्राम पंचायत है, इनमें कुल
45,000 भूजल पुनर्भरण मतलब रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करना, ऐसी संरचनाओं का निर्माण करना जिसमें जो वर्षा जल से दोबारा से वो अपने आप ही भर जाए, खाली हो फिर भर जाए। क्या तो वैदिक ठणगा ठगंगा मतलब वैदिक ठगंगा मतलब वेद गंगा जल संरक्षण अभियान, जिसकी अवधि हमारी 5 जून मतलब विश्व पर्यावरण दिवस से 20 जून 2024 रखी गई थी गंगा दशहरा तक। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? मुख्यमंत्री हमारे जो भजन लाल शर्मा जी थे, इनके द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? वैद्य गंगा जल संरक्षण अभियान। जिसका उद्देश्य क्या था? जन जागृति के द्वारा जल संरक्षण और जल संरक्षण को हमारे जन आंदोलन बनाना। क्या जन जागृति के द्वारा जल संरक्षण और जल संरक्षण को क्या बनाना? जन आंदोलन बनाना इसका उद्देश्य था। उपलब्धि की बात करें इसकी तो 11,000 ग्राम पंचायतों को इसके अंदर कवर किया गया था। कितनी? 11,000 ग्राम पंचायतों को इसके अंदर कवर किया गया था और 1.02 लाख स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कितने? 1.02 लाख स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। क्या था? मिशन अमृत सरोवर, जिसकी शुरुआत हमारी कब की गई थी? 24 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था? आजादी के अमृत महोत्सव मतलब 75 वर्ष के उपलक्ष्य में। कितने? आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों मतलब तालाबों का निर्माण करना और उनका पुनरुद्धार करना इसका उद्देश्य था। किसका? मिशन अमृत सरोवर का। एक महत्वपूर्ण दिवस आता है, दिवस हमारा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, जो कब आता है? 22 मार्च। तो 22 मार्च की 2025 की थीम क्या थी? ग्लेशियर संरक्षण मतलब ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा जल संरक्षण और उसकी तकनीकें और उसके संबंधित कौन-कौन सी योजनाएँ और नीतियाँ हैं। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।